साथियों, प्रोफेसर पी के जैन का नमस्कार। साप्ताहिकी के इस कार्यक्रम में फिर हम एक नए एपिसोड के साथ आपके समक्ष हाजिर हो रहे हैं। साथियों, हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि हम ऐसी विभूतियों की कहानियां आपके सामने लेके आएं, ऐसे एपिसोड्स आपके सामने लेके आएं जिन्होंने कि काल के कपाल पर अपने अमिट हस्ताक्षर किए हैं। ऐसे हस्ताक्षर जो समय के साथ कभी हल्के नहीं पड़ते। और इसीलिए कभी हम ऑपरेशन थंडरबोल्ट आपके सामने लेके आए, कभी इरेना सैंडलर की कहानी आपके सामने लेके आए, कभी श्वार्ज़नेगर की कहानी आपके सामने लेकर के आए, तो कभी हमने उसैन बोल्ट की चर्चा आपके सामने की। और कोई भी ऐसी शख्सियत, कोई भी ऐसी घटना जो हमें लीडरशिप स्ट्रेटेजी में हमें मोटिवेट करती है, कुछ नया सोचने को बाध्य करती है, वो सारी स्ट्रेटेजी, सारे व्यक्तियों की चर्चा हम आपके साथ साझा करते हैं। साथियों, पिछली बार हमने ऑपरेशन थंडरबोल्ट आपके साथ साझा किया। वो एक ऐसी घटना थी जो सिर्फ 60 मिनट का कमांडो ऑपरेशन था। ऐसा कमांडो ऑपरेशन जो अपने देश से 3000 किलोमीटर दूर जाकर के किया गया। और आज हम जिस एपिसोड को आपके सामने लेकर के आए हैं वो एक दूसरी किस्म का एपिसोड है। वो भी सिर्फ 60 मिनट का एपिसोड है, अपने देश से 3000 किलोमीटर दूर जाकर के किया गया है। अंतर सिर्फ ये है कि थंडरबोल्ट एक कमांडो ऑपरेशन था और आज जिस ऑपरेशन की हम चर्चा कर रहे हैं वो फुल स्केल वार है, आर्मी ऑपरेशन है, लेकिन वो भी सिर्फ 60 मिनट का है। और 60 मिनट में एक देश ने सब कुछ तहस कर दिया, एक शक्तिशाली देश का, शक्तिशाली साम्राज्य का। तो साथियों, आइए हम आपको उस नए एपिसोड से रूबरू करवाते हैं। उस एपिसोड का नाम है, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन पर्ल हार्बर। साथियों, आपने पर्ल हार्बर के बारे में फिल्म देखी होगी, कई बार छोटे छोटे एपिसोड्स देखे होंगे, लेकिन वो सारे एपिसोड्स, वो सारी फिल्में सिर्फ आपको हमला, अटैक वो बताती नहीं होगी। हमारा मेन मकसद है उस एपिसोड के पीछे, उस अटैक के पीछे छुपी हुई लीडरशिप स्किल्स, किस तरह से नेतृत्व काम करता है, किस तरह से जाबाज नेतृत्व अपना सब कुछ दांव पर लगा करके भी अंतिम परिणति, अंतिम सफलता हासिल करता है, उसी से संबंधित है सारे एपिसोड। तो साथियों, आइए चलिए हम साझा करते हैं ऑपरेशन पर्ल हार्बर। साथियों, ये घटना है दिसंबर 7, 1941 की। दिसंबर 7, 1941 दिन है रविवार। ये सब कुछ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें कहीं कहीं रेलेवेंस रखती है। रविवार का दिन भी रेलेवेंस रखता है, 7 दिसंबर 1941 का दिन भी रेलेवेंस रखता है। साथियों, ये ऑपरेशन इंपीरियल जापान की जो नेवी एयर सर्विसेज है, उस इंपीरियल जापान की इंपीरियल आर्मी ने किया, या इसको ये कह सकते हैं कि जापान की तरफ से ये ऑपरेशन किया गया। और ये ऑपरेशन अमेरिका का एक बेस है, और वो बेस है पर्ल हार्बर पर। पर्ल हार्बर पर वो बेस है। इस ऑपरेशन का कोड नेम जो दिया गया वो दिया गया AI। लेकिन साथियों, मैं इस ऑपरेशन के बारे में बताऊं उसके पहले मैं आपको फ्लैशबैक में ले चलता हूं, क्योंकि जब भी कोई घटना होती है वो किसी न किसी पूर्ववर्ती घटना या ऐतिहासिक घटना के रिएक्शन के रूप में हुआ करती है। और जब तक आप उस बेस को, जब तक आप उस पूर्ववर्ती घटना के बारे में जानकारी न रखें, आप मुख्य घटना का आनंद नहीं ले पाते हैं। तो साथियों, कहते हैं कि इतिहास में और पॉलिटिक्स में ना तो कोई एनिमी होता है, ना कोई फ्रेंड होता है। ये सिर्फ सारी चीज़ें आपस का स्वार्थ होता है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप होती है, उसमें कोई राष्ट्र आपका दुश्मन बनता है और कोई राष्ट्र आपका मित्र बन जाता है। तो चूंकि ये एपिसोड एक जापान ने जो अमेरिकन बेस पर हमला किया उससे संबंधित है, लेकिन 1920 तक जापान और अमेरिका के बीच में किसी भी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि दे वर वेरी गुड ट्रेड पार्टनर्स, बहुत बढ़िया ट्रेड पार्टनर्स थे, बहुत अच्छे कोर्डियल रिलेशनशिप चला करते थे। लेकिन कहते हैं कि समय का चक्र कब किस तरफ घूम जाए पता नहीं लगता। 1931 में जापान ने नॉर्थ ईस्ट चाइना पर अटैक कर दिया। अब नॉर्थ ईस्ट चाइना, उस समय उसको मंचूरिया कहा करते थे, अब वो मंचूरिया नहीं रहा,
आप ये मत समझ सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट चाइना पर उन्होंने अटैक कर दिया। और जो नॉर्थ ईस्ट चाइना पर अटैक किया, उसके पीछे जापान का मकसद ये था कि वो जो एरिया था उसमें मिनरल रिसोर्सेज काफ़ी थे, काफ़ी मिनरल रिच फील्ड था वो, और जापान को अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए उन फील्ड्स की ज़रूरत थी। 1931 में जापान ने अटैक कर दिया। जब अटैक किया तो ये चीज़ अमेरिका को अच्छी नहीं लगी। वो इसलिए अच्छी नहीं लगी कि जापान एक उभरती हुई ताकत बन रहा था और वो अमेरिका को रास नहीं आ रहा था। थोड़े से रिलेशनशिप में खटास आ गई। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जापान से अमेरिका के साथ साथ फ्रांस और ब्रिटेन भी डरने लगे, इतनी ताकत उसकी बढ़ गई। और धीरे धीरे 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ तो साथियों एक महत्वपूर्ण घटना और घटी। एक एरिया है जिसको कि उस समय फ्रेंच इंडो चाइना कहा जाता था। और फ्रेंच इंडो चाइना कौन सा क्षेत्र है? अब आज की दुनिया में, आज के नक्शे पर वो फ्रेंच इंडो चाइना नहीं है। आज जिसको वियतनाम कहते हैं, कंबोडिया कहते हैं, लाओस कहते हैं, ये सारा का सारा एरिया मिलकर के फ्रेंच इंडो चाइना कहा जाता था। और फ्रेंच इंडो चाइना क्यों कहा जाता था? कि इन सारे देशों पर फ्रांस का अधिकार था। जैसे हमारे पर ब्रिटेन का अधिकार था, उसी तरह से इन सारी छोटी छोटी कंट्रीज पर फ्रांस का अधिकार था। तो अचानक 1940 में जापान फ्रेंच इंडो चाइना पर अटैक कर देता है। अब अटैक क्यों करता है उसकी भी वजह। जर्मनी और जापान मित्र देश थे, और जब जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक किया तो फ्रांस की जब हालत पतली होने लगी तो जापान ने सोचा कि बहुत बढ़िया मौका है, ये फ्रांस के देश हैं, हम अटैक कर दें, फ्रांस कुछ रिटेलिएट कर नहीं पाएगा, हमारे लिए सुनहरा मौका है। और उसके साथ ही साथ जापान ने एक नारा दिया। नारा ये दिया कि एशियन देश एशिया वालों के लिए है। और चूंकि फ्रांस यूरोपियन कंट्री है तो उसे ये नारा दिया कि भैया हम अटैक कर भी रहे हैं इन कंट्रीज पर, तो हम एशियन से, और एशियन सेशंस का जो भाईचारे का नारा दिया वो जापान के बाद सपोर्ट में जाने लगा। और इसके पीछे एक दूसरा मकसद ये भी था कि इसी बहाने चाइना को जो सप्लाई हो रही है माल की, वो चाइना का उन्होंने रूट भी ऑफसेट कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली तो उनको चाइना को परेशान करना था, जापान को। इन सारी स्थितियों को देख करके अमेरिका बहुत घबरा गया। जब अमेरिका घबरा गया तो उसने एक दांव चला, और दांव ये था कि अमेरिका कई कलपुर्जों को एक्सपोर्ट करता था जापान को, कई तरह की मशीनरी को एक्सपोर्ट करता था, और सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ऑयल का एक्सपोर्ट था जो अमेरिका से जापान को होता था। ये सारे के सारे एक्सपोर्ट अमेरिका ने जापान को बंद कर दिए। और जब बंद कर दिए तो ऑलरेडी जो जापान वर्ल्ड वार में फंसा हुआ है, जब ऑयल बंद हो जाए, मशीनरी के कलपुर्जे बंद हो जाए, वार मशीनरी के कलपुर्जे बंद हो जाए, तो जापान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो गया। जब जापान के बहुत बड़ा सेटबैक हुआ तो जापान ने एक प्रस्ताव रखा अमेरिका के सामने कि साहब ठीक है, हम चाइना के थोड़े से पार्ट से अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बदले में हमारा जो आपने सारा का सारा एम्बार्गो को रेस्ट्रिक्ट रखा है, हमारे आयातों पर जो प्रतिबंध लगा रखा है, उसको आप ढील दे दीजिए। ये 1941 अक्टूबर की बात है। लेकिन यूएसए संतुष्ट नहीं हो रहा था। यूएसए ने कहा नहीं, आप सारा का सारा चाइना खाली कीजिए, और सारा का सारा फ्रेंच इंडो चाइना को खाली कीजिए, और उसके साथ हम सभी राष्ट्रों के साथ एक एग्रीमेंट कीजिए कि आप हमारे किसी भी राष्ट्र पर, चाहे वो फ्रांस का औपनिवेश हो, चाहे अमेरिका का कोई मित्र देश हो, उस पर आप अटैक नहीं करेंगे, तब जाकर के हम आपको सहायता दे पाएंगे। अब ये स्थिति जापान को बड़ी गंभीर लगी। उन्होंने कहा कि ये तो एक ह्यूमिलिएशन है, बड़ा अपमान है, और जापान इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। ये अक्टूबर 41 की बात होगी। इसी बीच एक दूसरी स्थिति और होती साथियों। देखिए स्थितियां किससे से बदलती है। अमेरिका का एक नवल बेस था, उस अमेरिका के कई जहाजी बेड़े हैं। एक जहाजी बेड़े का नाम पैसिफिक फ्लीट है, एक जहाजी बेड़े का नाम सेवंथ फ्लीट है, बड़े बड़े जहाजी बेड़े हैं। तो वो जो पैसिफिक फ्लीट था, जो कि पैसिफिक ओशन में निगरानी किया करता था, उसका हेड ऑफिस था सैन डिएगो में, जिसको आप कह सकते हैं नवल हेडक्वार्टर सैन डिएगो में था, नवल बेस नहीं था। 1941 में जब ये तनातनी बढ़ी जापान और अमेरिका के बीच में, तो अमेरिका ने अपना पूरा का पूरा नवल बेस सैन डिएगो से निकाल करके पर्ल हार्बर में शिफ्ट कर दिया, पैसिफिक फ्लीट का। और जब पर्ल हार्बर में शिफ्ट किया तो जापान ने सोचा कि ये हमारी एक्टिविटीज को चेक करने के लिए और हमारे मामलों में इंटरफियरेंस करने के लिए किया गया, और वास्तव में किया भी यही अमेरिका ने।
कोई भी छोटे मोटे जापानी जहाज जाने लगे, उनको रेस्ट्रिक्ट करने लगे, उनकी एक्टिविटीज़ को चेक करने लगे, तो जापान स्थिति में आ गया। और साथ ही जो पैसिफिक फ्लीट है वो किस तरह का फ्लीट है ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। आप आश्चर्य करेंगे कि पैसिफिक फ्लीट कितना बड़ा था अमेरिका का। उस पैसिफिक फ्लीट में 200 जहाज, 200 जहाज, बड़े बड़े जहाज, और उन पर 2000 एयरक्राफ्ट। अब आप सोचिए 200 जहाज, उन 200 जहाजों पर 2000 एयरक्राफ्ट, 2.5 लाख नेवी पर्सनल, 2.5 लाख नौसैनिक उन जहाजों पर तैनात हैं, 33 पनडुब्बियां जो उनके पीछे पीछे चलती है, 50 डेस्ट्रॉयर्स जो किसी भी तरह से किसी भी दुश्मन के किसी भी जहाज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, 50 डेस्ट्रॉयर्स, और इसके साथ 100 पेट्रोल बॉम्बर्स जो पेट्रोल बॉम्ब फेंकते हैं, इसके साथ पैसेंज कर सकते हैं। इतना बड़ा जहाजी बेड़ा, और इतना बड़ा जहाजी बेड़ा सैन डिएगो से पर्ल हार्बर पर आ गया तो जापान ने अपने आप को बड़ा आशंकित महसूस किया। और जब आशंकित महसूस किया तो जापान ने सोचा कि किसी भी कीमत पर इस पर्ल हार्बर को चेक किए बिना और पैसिफिक फ्लीट को चेक किए बिना आगे की बात बनेगी नहीं। अब मैं एक दूसरे नायक की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और वो महानायक है जापान का। और ये जो हम आज हम जो टॉक जो डिस्कस कर रहे हैं वो इसी महानायक की लीडरशिप स्ट्रेटेजी हमारा फोकस है, और वो महानायक होता है एडमिरल यामामोटो। साथियों, कहते हैं कि पिछले 1000 साल में अगर सबसे बढ़िया मिलिट्री लीडर हुआ है तो वो यामामोटो हुआ है। यामामोटो, अब मैं फिर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना चाहूँगा। यामामोटो ने सारी अपनी एजुकेशन अमेरिका से पूरी की, और अमेरिका से पूरी करके जापान की आर्मी में आ गया। और कहते हैं कि 1925-26 से ही वो इस बात को एडवोकेट करता रहा कि अमेरिका का जो ये पैसिफिक फ्लीट है इसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसिफिक फ्लीट ही पैसिफिक ओशन में आकर के हमें परेशान करता है, क्योंकि नाम ही पैसिफिक फ्लीट था। अब जापान की एक तरफ पैसिफिक ओशन रहता है, तो 1925, 26, 28 में हमेशा वो कहता रहा कि देखिए इस पैसिफिक फ्लीट को हमें चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। और 1940 के आते आते वो पूरी तरह से एडमेंट हो गया कि नहीं, हमें इस पैसिफिक फ्लीट को चेक करना ही पड़ेगा। अब देखिए होता क्या है कि अकेला आदमी, सोचिए किस तरह का वॉरियर होगा वो, किस तरह का एडमिरल होगा। जापान के प्रधानमंत्री उसके खिलाफ, जापान के सम्राट उसके खिलाफ, जापान की पूरी कैबिनेट उसके खिलाफ, इस प्रपोजल के खिलाफ कि नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि जापान हमसे 10 गुना बड़ा राष्ट्र है, जापान की सेना हमसे 6 गुनी बड़ी सेना है। तो जो ही यामामोटो जब इस प्रपोजल को लेके जाता, वो डर के मारे कहते थे नहीं नहीं, पैसिफिक फ्लीट को नहीं छुपाएंगे, क्योंकि जापान अमेरिका बहुत शक्तिशाली राष्ट्र है। लेकिन साथियों, कहते हैं कि वॉरियर वो होता है, लीडर वो होता है, फाइटर वो होता है जो एक बार मन में ठान ले तो उस कसम को पूरी करके रहता है। तो साथियों, नवंबर 5 में उसने अपना प्रपोजल जापान के सम्राट को पेश किया। साथियों, जापान के सम्राट ने उसका प्रपोजल टर्न डाउन कर दिया। जापान के सम्राट ने उसके प्रपोजल को मना कर दिया, ये कहते हुए कि नहीं, प्रपोजल बड़ा खतरनाक है। उसके बाद उसने कहा कि अगर ये नहीं हो पाएगा तो जापान किसी भी तरह से अमेरिका का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अब दूसरी तरफ देखिए अमेरिका क्या सोच रहा है। अमेरिका ही सोच रहा है कि पर्ल हार्बर तो काफी सेफ है, और अगर जापान का भी अटैक करेगा भी तो फिलीपाइंस में और मनीला में जो फ्रांस के जो बेसेस हैं वहां अटैक हो जाएंगे, हम तो बहुत सेफ है। तो अमेरिका बिल्कुल निश्चिंत था। इसी बीच में क्या होता है कि 1940 से ही जो नेवी, जापान की जो नेवी थी, उस नेवी के स्टाफ को उसने समझाना चालू किया, नेवी के चीफ ऑफ द नेवी स्टाफ को उसने समझाना चालू किया कि साहब इस जो पर्ल हार्बर बेस है इसको हमें खत्म करना चाहिए। तो नेवी का चीफ ऑफ द स्टाफ वो भी मानने को तैयार नहीं था, वो मानने को तैयार नहीं था। नेवी स्टाफ ने कह दिया कि भैया बहुत इसकी प्रपोजल है, प्रधानमंत्री भी इसके खिलाफ है, और चूंकि अमेरिका का जो पैसिफिक फ्लीट है इतना बड़ा जंगी जहाज बेड़ा है कि हम खत्म कर नहीं पाएंगे। अब अल्टीमेटली उसने सोचा कि एक तरीका हो सकता है। अब वो तरीका क्या है साथियों? वो है वॉर गेम का। अब वॉर गेम क्या होता है और किस तरह से वॉर गेम को लेकर के उसने इस पूरे के पूरे
एपिसोड को उसने अंतिम पड़ी तक पहुंचाया। ये साथियों, हम अगले एपिसोड में फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे और फिर बताएंगे कि किस तरह से अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को एक अकेले यामामोटो ने घुटनों के बल ला करके खड़ा कर दिया, जो कि इतिहास की महान घटना के रूप में प्रसिद्ध हो गई है। नमस्कार, जय हिंद।